हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स या जो कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसमें जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कैसे इसका स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद में फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे, जिसमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है इसको समझेंगे, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बाद में फिर हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन कर चुके होंगे तो हम एनालिटिक फंक्शन की बात करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप में से कोई बता सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ पढ़े थे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोगों ने सॉल्व की है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन को जब श्रीधराचार्य मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू निकलता है x का वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य मेथड के अकॉर्डिंग रूट्स हमको मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर दो रूट्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है मीन्स इट इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो हमें वो केस मिलता है जिसमें हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है ये डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, और हम इसको बोलते थे इमेजिनरी नंबर। हम इसे क्या बोलते थे? हम इसे बोलते थे दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक। और हमने यहीं से पढ़ा था कि इस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को हम आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1। यहीं पर आपको इसके कुछ पावर्स भी डिस्कस करनी आनी चाहिए। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? आई स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। आई क्यूब आप जब लेंगे तो आई क्यूब का हो जाएगा वैल्यू माइनस आई। और इसी तरह से अगर आई की पावर 4 की हम बात करें तो आई की पावर 4 की वैल्यू होती है प्लस। ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहला जो आपके एकेडमिक्स में मतलब डिस्कशन हुआ था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के फॉर्म में हुआ था, राइट। अब हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेट कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम बात कर रहे हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं z, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मैं यहां स्पेसिफाई कर रहा हूं इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक। यहां पर जो x है, दिस x is called the real part of complex number z, and this y is called or known as the imaginary part of complex number z, ठीक। हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i अगर हमने कहीं लिखा तो हम बोलते हैं that real part of z is 2 and
imaginary part of z is 3. रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा हो, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा आ रहा है, राइट. इमेजिनरी पार्ट में जो नंबर आ रहा है ना, एक्स और वाई की जो हमने बात की है, एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर, एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर हैं, बट वाई इज कंसिडर्ड एज इमेजिनरी पार्ट बिकॉज आई इज एसोसिएटेड विथ वाई. ओके, आई जिसके साथ आ जाएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा. ये हमने कॉम्प्लेक्स या कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया. अब मैं आपको यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो ग्राफ है वो भी बता सकता हूँ. हम जब ग्राफ पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सिंपल ग्राफ बनेगा हमारा तो हम उसमें एक्स और वाई एक्सेस बोलते थे. अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है आपका, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सेस. दिस इज कॉल्ड रियल एक्सेस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज द इमेजिनरी. दिस इज इमेजिनरी एक्सेस. अब जैसे मान लीजिए 2 + 3i को मुझे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो रियल पार्ट इसका कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 और 2. और इमेजिनरी वैल्यू कितनी आ रही है, इमेजिनरी पार्ट इज 3, तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं 1, 2 और 3. इस तरह से जो 2,3 पॉइंट मिलेगा, डेट 2,3 इज गिवन एज, यहाँ पर आप ले सकते हैं, एंड दिस इज 2,3. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2, 3. ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन. दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन. ये सब आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, राइट. मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ. इसी तरह से मैं यहाँ एक चीज़ आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट भी होता है, सही है, जिसको हमने लिखा था z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई. ठीक, जिसको हम x माइनस आई वाई लिख सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड दी कॉन्जुगेट ऑफ दिस z. ठीक, तो z अगर x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, एंड दैट इज डिनोटेड बाय z बार. z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ z. तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़ी हैं, उसी को हम यहाँ पर जस्ट रिवाइज किया है टू इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ठीक है, यहाँ पर इस जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें केवल इतना क्लियर है अभी होना चाहिए कि z is a complex number that can be represented as x plus iy, where x is the real part and y is the imaginary part of the complex number, right. अब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं. तो मैं यहां बात करता हूं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की. पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई नंबर है, और हमने ये भी स्पेसिफाई किया था कि ये जो नंबर है ये कार्टेशियन प्लेन में है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक्स और वाई. अब जब हम कार्टेशियन से पोलर में बदलते हैं तो पोलर फॉर्म में आपको पता होगा, हमने 11th में और 12th में कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी है, और कार्टेशियन से पोलर के कन्वर्जन भी हमने स्टडी किए हैं. तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर x को हम रखते हैं r cos थीटा, और जो y होगा, दिस y कैन बी रिटन एज r sin थीटा, राइट. तो ये z क्या बन जाएगा, ये z हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा. तो ये जो लिखा गया है, दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ये अपने को पता होना चाहिए. इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, r कॉमन ले लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा. ये भी लिखा जा सकता है. तो दोनों ही जो प्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर जो r है, दिस r इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ z, और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, और जो थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट, एंड दैट आर्गुमेंट इज गिवन बाय tan इनवर्स y बाय x.
ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, 12th में हमने स्टडी किया था। तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहीं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? तो ऑयलर, इसको हम ऑयलर्स फॉर्म भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी नोन एज ऑयलर्स फॉर्म। क्या होता है ये? हम लोग जानते हैं ऑयलर्स आइडेंटिटी से, डेट e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ये चीज आपको याद है तो मैं कोई भी नंबर z आपको जो दिया गया है उसको लिख सकता हूं r e टू द पावर आई थीटा। आप यहां देख सकते हैं ये जो नंबर हमने लिखा है यहाँ पर, तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं e टू द पावर आई थीटा में, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, अब हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से मैं एक चीज और बता दूं, जब ग्राफ पे हम किसी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर होता है, एक होता है आपका रियल और इमेजिनरी एक्सिस तो है ही, लेकिन अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो जो आर होगा, आर क्या होगा हमारा? तो आर है हमारे लिए एक वेक्टर का काम करता है, एंड उस पर्टिकुलर जो वैल्यू रहेगी तो ये आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन and theta is the inclination to with x axis or the inclination of the vector on x axis. तो this is called the argument. तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप डिस्कस किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया है तो हम उसको x प्लस आई वाई को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी को हम e टू द पावर आई थीटा, r e टू द पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अब हम आते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब यहां मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बाद में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो अभी हमने जो डिस्कस किया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसी को हम मानते हैं दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। यही हमने मान लिया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब जैसे हम जनरल रियल फंक्शन लिखते हैं, मानते हैं ना कि मान लीजिए कोई फंक्शन x का है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। कोई मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास x और y वेरिएबल जिसमें आ रहे हैं, तो हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस, ये दीज आर दी रियल फंक्शंस, ये जो लिखे गए हैं ये रियल फंक्शंस के एग्जांपल हैं, राइट। यहाँ पर एक्स और वाई रियल वेरिएबल्स हैं। अब हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए z लिया, एंड z का जो नेचर है कैसा है? वो कॉम्प्लेक्स नेचर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या हो गया? तो मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि जो भी फंक्शन f ऑफ z है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लाइक u x और y का फंक्शन है प्लस i v, ये v भी x और y का फंक्शन है, ठीक। इसी को हम शॉर्ट में f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी लिख सकते हैं। अब यहां पर u और v जो हैं, दिस u एंड v, these आर the functions of x एंड y, ये x और y के फंक्शन। x और y क्या चीज है? ये हमारे लिए रियल वेरिएबल्स हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था ना कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का नंबर है, तो अगर आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है तो मैंने आपको बताया था कि x और y दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है। y इमेजिनरी पार्ट है, क्यों? क्योंकि आयोटा लग गया साथ में। उसी तरीके से
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो u इसका रियल पार्ट होगा एंड v इज द इमेजिनरी पार्ट. तो हियर आई कैन राइट रियल पार्ट ऑफ f of z is equal to u and imaginary part of f of z is equal to v. ठीक, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फंक्शन f of z. एक एग्जांपल देखना चाहें तो हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का. मान लीजिए आपको दिया गया है f of z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई. ठीक, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एग्जांपल हो गया. इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स वाई. तो यहां पर हमने सिर्फ इतना सीखा है कि जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एफ ऑफ जेड के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे. रियल पार्ट को हम u से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को v से डिनोट करते हैं. तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करने वाले हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी को यूज करेंगे. राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमने डिफाइन किया. इसके अलावा अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, चाहे वो लिमिट का कंसेप्ट हो, चाहे वो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हो या डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट हो, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब हमने पढ़े हैं रियल फंक्शन के लिए. ठीक, ये सारे के सारे अप्लाई होंगे ऑन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर अप्लाई होते हैं एज इट इज. जितने भी रूल्स हैं लिमिट के, कंटिन्यूटी के, डिफरेंट, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम जो लिखते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो यू और वी दोनों रियल फंक्शंस हैं, है ना. दिस आर दी यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल. और जो भी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं यू और वी के लिए सेपरेटली. राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, और उसकी जो डेफिनेशन है हम लिख रहे हैं यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन. अब ये देखिए एनालिटिक फंक्शन क्या होता है. ठीक, तो जैसा हमने जाना अभी, कोई भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो हम ये बोलेंगे एफ ऑफ जेड, कोई फंक्शन आपको दिया गया है u प्लस आई वी. दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट इज डिफरेंशिएबल. अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? एनालिटिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया कि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस भी हैं. इज डिफरेंशिएबल इन अ गिवन डोमेन. या कोई भी रेंज आपको दिया, रीजन दिया, उस पर्टिकुलर डोमेन में ये जो फंक्शन है हमारा एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा. देन वी कैन से दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन. क्लियर? इसके लिए अब और अगर हम स्पेसिफाई करें तो ये क्या होना चाहिए? ये फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. द फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और ये फंक्शन एनालिटिक होगा किसी पॉइंट ए पर इफ, है ना, सिंगल वैल्यूड. देन आई कैन से हियर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक at z if there exist a neighborhood, if there exists a neighborhood z minus a
लेस देन डेल्टा at all points of which f डैश z, मतलब कि जो डेरिवेटिव है वो आपका एग्जिस्ट करता हो। सिंपल अगर हम बात करें तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी दी हुई डोमेन में। और पर्टिकुलरली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम में डेफिनेशन आती है लिखने के लिए, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, और वी कैन से दिस इज एनालिटिक एट अ गिवन पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग एक नेग्लिजिबल रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर z माइनस ए डेल्टा, एक इक्वेशन है सर्कल की। मैं अभी आपको जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रल जब डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में हम बात करेंगे। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच, इस नेबरहुड के, सर्कल के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की जो डेरिवेटिव की वैल्यूज हैं एग्जिस्ट करना चाहिए, देन वी कैन से फंक्शन इज एनालिटिक, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है हम उसकी बात करते हैं कि एग्जाम में अगर कोई फंक्शन आता है एनालिटिक फंक्शन, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा, इसको हम लिखते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो इसका एक थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, वो लिख दीजिए। लिखिएगा अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी is analytic if and only if and only if मतलब हम बात कर रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की। इसका मतलब हो गया ये हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। और ये जो दोनों ही इक्वेशंस लिखी गई हैं इनको हम बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन। These are called Cauchy-Riemann equations। इसी को शॉर्ट में CR इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाए that prove that the given function is analytic or not, then what we will do, we will find the derivatives of u and v, first order derivative, partial derivatives of u and v with respect to xy, and if these conditions satisfied there, like which condition, the CR equation अगर satisfy होती है then हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। CR इक्वेशन del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus of del v by del x, ठीक है। तो आइए अब ये एनालिटिक फंक्शन का जो एक एग्जांपल है हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन e to the power x cos y plus I sin y is एनालिटिक, ठीक है। हमें ये कहा गया है कि आपको फंक्शन दिया गया है e to the power x cos y plus I sin y and we have to prove that this function is analytic। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक फंक्शन एफ ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये, e to the power x cos y plus I sin y। इसी को हम
ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x cos y प्लस आयोटा e टू द पावर x sin y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हम इससे रियल और इमेजनरी पार्ट ले सकते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड जो कंडीशन डेफिनेशन है हमारी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी से कंपेयर करता हूँ, देन आई सी हियर डेट द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, वो क्या है, a टू द पावर x cos y। सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड की बात करें तो हम उसको डिनोट करते हैं v से, और वो है e टू द पावर x sin y। अब हमें क्या बोला गया, एनालिटिक प्रूव करना है। एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीआर इक्वेशन प्रूव करनी है। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव और इक्वेशंस। तो सीआर इक्वेशन हम लिखते हैं, दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। अगर ये चीज होती है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन एनालिटिक है, राइट। अब हम देखते हैं आगे कि चेक करते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं हमारा। सो लेट्स चेक हियर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले u जो दिया गया है, मतलब रियल पार्ट e टू द पावर x cos y है, डेल u बाय डेल एक्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं u का। पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स x के लिए डिफरेंशिएट करना है, देन कीप y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए यहाँ डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो ये e की पावर x का फंक्शन है, cos y के साथ मल्टीप्लाई है, तो cos y कांस्टेंट हो गया मेरे लिए। e की पावर x को डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, cos y कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए एज इट इज लिख दिया जाएगा। सिमिलरली अब हम यहाँ से डेल यू बाय डेल वाई ले लेते हैं। डेल यू बाय डेल वाई लेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब e की पावर x कांस्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज लिख दिया। cos y, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का हो जाएगा माइनस का साइन, तो हम लिख देंगे माइनस साइन y। तो ये टर्म मैं लिख देता हूं यहाँ पर माइनस साइन y, मतलब ये क्या हो गया, माइनस e टू द पावर x साइन y, राइट। अब हम क्या करते हैं, v लेते हैं। v क्या दिया गया है आपको, v है हमारे पास e टू द पावर x साइन y। अब यहां से आप ले लीजिए डेल u बाय डेल y, सॉरी u नहीं v है ये ना, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेल u बाय डेल v बाय डेल x। डेल v बाय डेल x क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है कि y एज ए कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, साइन y कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ऐसे कैसा आ गया। नाउ डेल v बाय डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन v का विथ रिस्पेक्ट टू y किया, e की पावर x मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट की तरह है, एज इट इज आ गया, साइन y को डिफरेंशिएट किया पार्शियली y के लिए, तो साइन का हो जाता है cos y, राइट। अब यहां से आप देखिए जो कंडीशन लिखी गई है, डेल u बाय डेल x और डेल v बाय डेल y, तो मैं देख रहा हूं डेल u बाय डेल x और डेल v बाय डेल y आपस में बराबर हैं। देखिए दोनों की वैल्यू e की पावर x cos y आ रही है। उसी तरीके से जो डेल v बाय डेल x और डेल v बाय डेल y हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट आ रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर आई कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं कि डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y है, एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x, राइट। तो इसलिए क्या हो गया, हैंस हम ये लिख सकते हैं कि जो फंक्शन आपको दिया गया था e टू द पावर x cos y प्लस i sin y is analytic,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, केवल CR इक्वेशन को फुलफिल कर दीजिए, सेटिस्फाई करके दिखा दीजिए, तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने आइडेंटिफाई किए, CR इक्वेशन अप्लाई की, आना क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना अपने को आना चाहिए, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्मोनिक फंक्शन पर बेस्ड है। एनालिटिक फंक्शन के आगे की ही बात हम करेंगे इसमें, और उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए एनालिटिक फंक्शन बेस है हमारा, तो एनालिटिक फंक्शन आप लोगों को आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए और एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बेसिक अच्छे से लर्न करिए। बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो आपको आना चाहिए, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आज का जो वीडियो है उसमें आप जो डिस्कशन ने किया है आपको समझ में आया होगा, और आप आगे के टॉपिक के लिए जुड़े रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल आपने अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर लें और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।